मैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले हमने संविधान सभा के बारे में विस्तार से पढ़ा है। संविधान सभा के चुनाव किस तरह से हुए, संविधान सभा ने अपना कार्य किस तरह से किया, भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घट गई, किस तरह से घटी, वो हम सब पढ़ चुके हैं। संविधान की विशेषताएं भी हमने इससे पहले वाली कक्षा में पढ़ी थी कि भारत का संविधान में संघात्मक संविधान है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्या है, संसदीय प्रणाली क्या है, ये सब हमने पढ़ चुके हैं। आज हमें देखना है संविधान जहाँ से शुरू होता है। संविधान की शुरुआत होती है प्रस्तावना से। प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहते हैं और इंग्लिश में इसी को प्रियम्बुल है। संविधान के स्टार्टिंग में लिखा है हम भारत के लोग। प्रस्तावना को हम संविधान की आत्मा भी मान सकते हैं। संविधान के शुरू में जो प्रस्तावना है, इसे संविधान की आप आत्मा कह सकते हैं। इसमें उन लक्ष्यों को बताया गया है जिन्हें प्राप्त करना संविधान का उद्देश्य है। बिना संविधान की प्रस्तावना को समझे आप संविधान को समझ नहीं सकते, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखने की कोशिश करें, बहुत आनंद आएगा। प्रस्तावना है हम भारत के लोग। जो संविधान सभा में संविधान को लिखने वाले लोग हैं, वे कह रहे हैं कि हम भारत के लोग। वे 299 लोग थे, वे कह रहे हैं हम भारत के लोग। क्या कहना चाह रहे हैं कि हम भारत को क्या बनाएंगे? संप्रभुता संपन्न बनाएंगे। एक लक्ष्य मिल गया है संप्रभुता संपन्न बनाने का। फिर लक्ष्य मिला समाजवादी बनाएंगे। तीसरा लक्ष्य मिला पंथ निरपेक्ष बनाएंगे। चौथा है लोकतंत्रात्मक बनाएंगे। और पांचवा लक्ष्य है गणतंत्र बनाना है। हमें अपने देश को क्या बनाना है? संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाना है। आगे कहते हैं उसके समस्त नागरिकों के बीच, समस्त नागरिकों के लिए, उसके मतलब भारत के समस्त नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 तरह के न्याय की बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। फिर बात आती है स्वतंत्रता की। कौन सी स्वतंत्रता? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 समानताओं की बात है। आगे भारत के समस्त नागरिकों के बीच व्यक्ति की गरिमा एवं देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया। ये वही तारीख है, 26 नवंबर 1949 ये तारीख है। और एक दूसरी तारीख भी लिखी है विक्रमी संवत की। ये तो एडी वाली है, ईसवी सन है, और दूसरी है विक्रमी संवत। विक्रमी संवत में है मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, विक्रमी संवत 2006। सवाल जो आता है वो इसके बारे में ही पूछता है कि संविधान कब बना, और इसके बारे में भी बहुत सवाल आया है कि विक्रमी संवत की तारीख कौन सी है। तो वो तारीख है मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, विक्रमी संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। कई बार सवाल आता है कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया, संविधान को कब अधिनियमित किया गया, और संविधान को कब आत्मर्पित किया गया। ये 2-3 सवाल यहां से अक्सर आते हैं, छोटे बड़े सभी एग्जामों में सवाल आया हुआ है ये। तो कब किया गया, उसके लिए वही तारीख है 26 नवंबर 1949। संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949। कब अधिनियमित किया गया? 26 नवंबर 1949। कब आत्मर्पित किया गया? 26 नवंबर 1949। इसे आप संविधान की आत्मा भी कह सकते हैं। मतलब जो हमारा उद्देश्य का है, प्रेम्बुल है, प्रस्तावना है, ये संविधान की आत्मा है।
अब हम इसको विस्तार से व्याख्या के साथ समझेंगे। लिखा है हम भारत के लोग, तो संविधान को अपनाने वाले कौन लोग हैं? आप लोग और हम लोग, जो भी भारत के नागरिक हैं, उन सभी लोगों की तरफ से संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया है। तो इसी का यही प्रतिबिंबित करता है हम भारत के लोग। 5 तरह के जो हमें संविधान बनाना है उसमें 5 लक्ष्य दिए गए हैं। पहला लक्ष्य है संप्रभुता संपन्न, कि हमारा संविधान जो है क्या है, वो संप्रभुता संपन्न है। तो संप्रभुता संपन्न क्या होते हैं, ये पहले वीडियो में बताया है, एक बार पुनः बताता हूं, कोशिश आशा रहेगी आपकी समझ में आएगा। वे राष्ट्र या वे देश, कहीं कई बार संविधान में शब्द आएगा राज्य, कि वे राज्य, तो राज्य का मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश या बिहार या महाराष्ट्र राज्य से नहीं होता है। संविधान में जहां भी राज्य का आएगा, शब्द आएगा, वहां मतलब देश से। भारत एक राज्य है, भारत देश ही भारत राज्य है, अमेरिका राज्य है, तो राज्य का मतलब एक देश होता है। तो वे राज्य जहां जो अपने आंतरिक और बाह्य मामले में किसी दूसरी शक्ति का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते, दूसरे देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते, वे संप्रभुता संपन्न कहलाते हैं। भारत अपने किसी भी मामले में किसी दूसरे देश से के दबाव में काम नहीं करता है। हम अपने आंतरिक और बाह्य मामले सब अपने आप निपटाते हैं। अमेरिका या किसी और दूसरे देश के दबाव में भारत काम नहीं करता। दूसरा लक्ष्य है समाजवादी। समाजवाद क्या है? वे देश जहां पर आर्थिक और वे देश जहां के लोगों के बीच आर्थिक और असमानता कम होती है, ऊंच नीच का भाव कम होता है, वे देश समाजवादी देश कहलाते हैं। ये टैक्स की पद्धति है वो समाजवाद का ही प्रतीक है, कि बड़े जो ज्यादा कमाई करने वाले हैं लोग हैं, जो ज्यादा आमदनी वाले हैं, जिनकी ज्यादा इनकम है, उनसे टैक्स लेकर के जो गरीब हैं उनकी भरपाई की जाती है, गरीबों की भरपाई की जाती है। ये समाजवाद की विचारधारा है। भारत में इसको वैसे तो समाजवादी नहीं बनाया गया है, पर जो भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो समाजवाद का ही प्रतिबिंब है उसमें। आगे है पंथ निरपेक्ष। वे राज्य या वे देश जो किसी एक धर्म का को बढ़ावा नहीं देते, बल्कि सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते हैं, उन्हें पंथ निरपेक्ष राज्य या पंथ निरपेक्ष देश कहा जाता है। तीसरा है लोकतांत्रिक। ऐसे राष्ट्र, ऐसे देश जहां पर सरकार का गठन सीधे जनता द्वारा या जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, उसके लिए नियमित चुनाव होते हैं, वे राज्य लोकतांत्रिक राज्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है गणराज्य या गणतंत्र। ऐसे राष्ट्र जहां राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख कोई आनुवंशिक व्यक्ति नहीं होता, वे गणराज्य कहलाते हैं। भारत में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति है, जो कि कोई आनुवंशिक व्यक्ति नहीं है, उसके लिए नियमित चुनाव होता है, चुनने के बाद राष्ट्रपति बनता है। तो इसलिए भारत एक गणराज्य है। अमेरिका भी गणराज्य है, पर ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहां राष्ट्र का प्रमुख जो क्राउन है वो एक आनुवंशिक व्यक्ति होता है। नेक्स्ट है इसके समस्त नागरिकों के बीच सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। क्वेश्चन आता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने न्याय की बात की गई है? तो 3 न्याय की बात की गई है, एक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा, सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव नहीं होगा, यही है न्याय। किसी को भी अपना कोई रोजगार, अपना व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, यही है आर्थिक न्याय। चौथा है राजनीतिक न्याय। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता, चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता, यह है न्याय। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। आप किसी के बारे में भी कुछ भी विचार कर सकते हैं, आपके विचार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी धर्म को अपना सकते हैं, कोई किसी के आप कहीं भी खड़े होकर के कुछ भी जो आपके विचार आ रहे हैं मन में, वो आप उन्हें अभिव्यक्त कर सकते हैं। उसके अभिव्यक्त करने के लिए आप कहीं जो तिरंगा झंडा है वो भी विचारों की अभिव्यक्ति का ही एक प्रतीक है। जो सिख लोग हैं वो अपने साथ कृपाण लेकर के चलते हैं, ये भी उनकी अभिव्यक्ति का प्रतीक है। विश्वास, किसी पर विश्वास कर सकते हैं, किसी आप
धर्म को अपना सकते हैं और किसी भी की भी आप उपासना कर सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। किसी भी व्यक्ति के साथ प्रतिष्ठा पर आपकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखा जाएगा और अवसर की समानता भी है, तो आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट है भारत के समस्त नागरिकों के बीच, भारत के समस्त नागरिकों के बीच व्यक्ति की गरिमा एवं देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली। क्या है? समस्त नागरिकों के बीच, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी नागरिकों के बीच व्यक्ति की गरिमा, चाहे वो कोई छोटा काम करने वाला हो या बड़ा काम करने वाला हो, उसकी गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। ये नहीं कि एक व्यक्ति गाड़ी में बैठ के जा रहा है बड़ी वाली में, दूसरा रिक्शा वाला है, उसे गाली दे के चला जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा। उसके लिए तुरंत पुलिस का व्यवस्था है। पुलिस कानून सबके लिए बराबर है। व्यक्ति की गरिमा एवं देश की एकता और अखंडता, देश की को तोड़ने की कोई बात नहीं करेगा। जो तोड़ने की बात करेगा वो भी उसके लिए भी इंतजाम अलग है। देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, जो बंटवारे वाले हैं वो भी ध्यान रख लें। बंधुता बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं हम, जब संविधान लागू हुआ है 1949 में, 1949 में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच गहरी खाई थी। अब तो लगता है हम सड़क पे हम आप साथ चलते हैं, पर उन संविधान निर्माताओं ने उस चीज को देख लिया था कि अगर ये गहरी खाई आगे बढ़ती गई तो नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता बढ़ाने की बात की गई है, दृढ़ संकल्प होकर। संकल्प भी ऐसा वैसा नहीं, दृढ़ संकल्प है। इस संविधान सभा में, जो संविधान सभा है भारत की संविधान सभा, उसकी बात कर रहे हैं। आज दिनांक 26 नवंबर 1949 विक्रमी संवत में है। विक्रमी संवत मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तभी बताया था मैं थोड़ी देर पहले कि संविधान कब अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर 1949। कब अधिनियमित किया गया, 26 नवंबर 1949। और कब आत्मर्पित किया गया, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन करके तैयार हो गया, तो उस समय संविधान में 22 भाग थे। आज भी 22 ही भाग हैं, 1 से लेकर 22 तक। और इसमें 395 अनुच्छेद थे। और 8 अनुसूचियां थी। जिस दिन संविधान बन रहा था उस दिन संविधान सभा के केवल 284 सदस्य ही उपस्थित थे, और उन्हीं ने इस पर उस दिन हस्ताक्षर कर दिए। बच्चों नोट कर लेना, इसमें कई बार सवाल आया है कि जब संविधान बना तो उस समय इसमें कितने भाग थे, 22 भाग थे, कितने अनुच्छेद थे, 395, कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, कितने संविधान सभा के कितने सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए, उनकी संख्या 284 थी। ये अक्सर सवाल आया है, इसे नोट कर लेना। संविधान के जो शुरू में प्रस्तावना दिया गया है, यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है कई बार कि इस प्रस्तावना को हम संविधान का अंग माने या ना माने, क्योंकि स्टार्टिंग संविधान की प्रस्तावना से माने या अनुच्छेद 1 से मान लें। तो इसी के बारे में एक विवाद हुआ 1960 में। 1960 में विवाद था बेरुबारी। बेरुबारी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। नहीं माना अंग, प्रस्तावना संविधान का अंग। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इसके बाद 1973 में फिर से एक बार केशवानंद भारती
केशवानंद भारती के विवाद में फिर मुद्दा यही उठा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्णय को, जिसमें कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, कहा कि प्रस्तावना भी संविधान का अंग है। प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। इस पॉइंट को नोट कर लें। इसके बाद अभी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और हैं, उसे भी देखते हैं। अभी रोक दिया। संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन। उन्नीस सौ छिहत्तर, बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है। अक्सर पूछा जाता है कि 42वां संशोधन कब हुआ? 1976। तो क्या संशोधन हुआ इसमें? ये वर्ड समाजवादी वर्ड, समाजवादी वर्ड जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया इसमें समाजवादी वर्ड। तो पहले क्या था? पहले था हम भारत के लोग, भारत को संप्रभुता संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया। ये वाला वर्ड भी 42वें संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया। पहले था संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, अब हो गया संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये दोनों वर्ड जोड़े गए 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक चीज और जोड़ी गई, और अखंडता। पहले था यह है ना, नागरिकों के बीच व्यक्ति की गरिमा एवं देश की एकता सुनिश्चित करने के लिए था पहले। 42वें के बाद हो गया एकता और अखंडता। तो वर्ड क्या जोड़ा गया? और अखंडता। तो कुल 3 वर्ड हो गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये पॉइंट नोट कर लें, बहुत सवाल आते हैं इससे, प्रस्तावना से। प्रस्तावना के संबंध में जितने भी पॉइंट थे लगभग बता दिए गए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।